कोरोना के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना के कुल मामले 13,835 पर पहुंच गए हैं और 452 मरीजों की अब तक जान चली गई है। हालांकि 1766 मरीज बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं, लेकिन चिंता मुंबई और मध्य प्रदेश के इंदौर को लेकर है। इंदौर में करीब 850 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने शहर के तमाम 28 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि देश भर में संक्रमण की रफ्तार 40% तक कम हुई है। डिटेल्स पर बात करते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए ताजा हाल क्या है पूरे देश का? देखिए, अभी तक जो ताजा आंकड़े मिले हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, उसके मुताबिक जो मरीजों की संख्या है देश में कोरोना की, वो 13,835 हो गई। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने ये बताया कि देश में जो औसत कोरोना संक्रमण की रफ्तार है वो 40% तक कम हुई, यानी कि उसमें 40% की गिरावट दर्ज की गई है। और ये पिछले महीने के मुकाबले है, यानी कि 1 अप्रैल से अभी तक जो रफ्तार है औसतन 40% की कमी आई है। ये तब है जब देश में टेस्टिंग की रफ्तार काफी तेज हुई है। अभी प्रतिदिन करीब 30,000 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि चीन से ही अभी 6.5 लाख टेस्ट किट मंगाए गए हैं। तो आने वाले दिनों में और भी टेस्ट बढ़ेगा। और एक और अच्छी बात यह है कि जो संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने का जो औसत है वो भी दूसरे देशों से अभी बेहतर बताया जा रहा है यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन जो 3 दिन में दोगुना हो जा रहा था लॉकडाउन से पहले, वो अब बढ़कर लगभग 6.5 दिन हो गया, यानी कि 6.5 दिन के अंदर अब कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो दोगुना हो रहा है। तो ये तमाम चीजें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आज बताई गई काफी राहत वाली है। और ये भी कहा गया कि देश में वैक्सीन बनाने को लेकर काफी तेजी से काम चल रहा है। इसमें कई सारे अलग अलग जगहों पर काम चल रहा है और उम्मीद है कि इस पर जल्दी से ही कोई रिजल्ट सामने आएगा। तो ये तमाम चीजें आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना को लेकर अपडेट दी गई है। जी, तो आलोक ने कुछ अहम चीज़ें बताई, इस वक्त नोट करने लायक है। औसतन 40% कम हुई है संक्रमण की रफ्तार। ये सरकारी आंकड़े हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग ने आज जो ब्रीफिंग की है देश के लिए, उसमें जो लब्बो-लुबाब सामने आया है वो ये आया है कि संक्रमण फैलने की जो रफ्तार है, एक मरीज से दूसरे मरीज तक जो फैलने की रफ्तार है उसमें 40% तक की कमी आई है। जबकि टेस्टिंग की रफ्तार भी अब काफ़ी बढ़ा दी गई है। डबल केसेस, जो डबल होने की संख्या जो की बात है, उसमें अब 6.2 दिन लग रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और जो पहले दोगुना होने की रफ्तार थी वो 3 दिन में थी। और अब जरा मुंबई का हाल लेते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे हैं मुंबई से। अभिषेक, ये बताइए अभी क्या स्थिति है? महाराष्ट्र सरकार खासकर 10 जिलों में, जिन 10 जिलों में कोरोना का प्रभाव नहीं हुआ है, ऐसे 10 जिलों की सीमाएं सील करेगी। और सील करने के बाद 20 तारीख के बाद जैसे ही केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 20 तारीख तक कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन 20 तारीख के बाद जैसे ही केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलेगी, 10 जिलों में इंडस्ट्रीज़ को शुरू करने की योजना बना चुकी है, जिनमें हैवी इंडस्ट्रीज़ भी होंगे, MIDC के एरिया होंगे और छोटी इंडस्ट्रीज़ को भी सहूलियत दी जा सकती है। साथ ही उन्हीं 10 जिलों में इंडस्ट्री के साथ साथ कंस्ट्रक्शन को लेकर के भी सरकार विचार कर रही है कि कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया जा सकता है, या स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन, इस तरीके की चीज़ों को भी वहाँ पर प्रोसेस में शुरुआत की जा सकती है। यानी एक बड़ी खबर है और ख़ासकर लोगों के हितों से जुड़ी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जानती है जैसे इंडस्ट्री शुरू होगी राजस्व जनरेट होगा, जो राजस्व महाराष्ट्र सरकार के कोटे में आएगा और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के पास कुछ राजस्व रहेगा जिसको लेकर वो आगे काम कर सकेगी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों के सामने था, जिस पर महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री ने आज कहा है कि जिस तरीके से लोग अपने घरों में कैद हैं, तमाम सारे मजदूर हैं, लोग अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, माइग्रेट हैं, जाने के लिए परेशान हैं, उन सभी लोगों को तो महाराष्ट्र में 3 मई तक रहना पड़ेगा। लेकिन 3 मई के अलावा अगर 20 तारीख से इंडस्ट्री शुरू होती है तो उन 10 जिलों में जो माइग्रेट मजदूर हैं वो फिर से अपने काम पर लौट सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी है कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क का यूज़ हो, या फिर तमाम सारे
जो सरकार द्वारा गाइडलाइन इशू किए गए हैं उन सारी गाइडलाइन का फॉलो किया जाना जरूरी होगा, खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार तमाम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर चुकी है, जिलाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं ताकि 20 तारीख के बाद कुछ राहत दी जा सके उन 10 जिलों में जहां पे कोरोना का प्रभाव नहीं है। जी, तो महाराष्ट्र सरकार अपने तरीके से कोरोना को हैंडल करने की जो प्रयास कर रही है, उसकी दिशा बिल्कुल साफ है कि एक तो लॉकडाउन है तो उन जगहों पर लॉकडाउन रहे और इफ़ेक्टिव रहे जहां पर हॉटस्पॉट्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जहां काम हो सकता है वहां कामकाज भी किया जाए। और इसमें माइग्रेंट लेबर्स जो हैं, जो घर जाने की मांग कर रहे, रोजी रोटी पर जिनके संकट है, उनको भी एक रास्ता मिले, वो चाहे तो उन जगहों पर काम कर सके। बहरहाल इसके अलावा और क्या खबरें हैं महाराष्ट्र से, अभिषेक? देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज जिस तरीके से दिन में जो खबर आई वो महाराष्ट्र के लिए थोड़ा रिलैक्स देने वाली खबर है, थोड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि जो रात भर में जिन संक्रमित लोगों की संख्या लगातार 100 के पार जा रही थी, महाराष्ट्र में, मुंबई में करीब 50 के पार हर दिन वो संख्या हो रही थी। आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास जब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें कहा गया कि पूरे महाराष्ट्र भर में पिछले 8 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 34 मरीज मिले हैं, जिसमें मुंबई के सिर्फ 6 मरीज हैं। यानी जिस मुंबई को रेड स्पॉट के तौर पे जाना जा रहा है, हॉट स्पॉट है कोरोना को लेकर के, वहाँ से एक राहत भरी खबर रही है कि वहाँ पर सिर्फ 6 से 7 पेशेंट मिले हैं। और पुणे में हालांकि इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, 23 के आसपास थी, लेकिन मुंबई में काफ़ी कम थी। और फिलहाल ये राहत भरी खबर है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, लेकिन ये ट्रेंड बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि देर रात फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक आंकड़ा जारी किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि जो सुबह आंकड़ा जारी हुआ था, क्या वही ट्रेंड शाम को बरकरार रहता है या फिर उसमें कुछ चेंजेज आते हैं। हालांकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है वो आइसोलेशन में रखने को लेकर के या होम क्वारंटाइन रखने को लेकर, या अभी तक करीब 20,000 लोग ऐसे हैं जिनको महाराष्ट्र सरकार ने अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन करके रखा हुआ है, ताकि या तो उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है या फिर उनमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे। हालांकि बीएमसी ने एक आंकड़ा जारी किया था, एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें ये कहा था कि नो सिम्टम्स नो चेक, यानी जिसके पास सिम्टम नहीं है उसका चेक नहीं होगा, जिससे चेकिंग कम हो सके। लेकिन जिस तरीके की सुबह जो खबर आई राहत भरी, वो अब उम्मीद की जा रही है, या महाराष्ट्र के लोग लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि वही ट्रेंड शाम को या दूसरे दिन भी कायम रहे, जिससे जिस कोरोना की चपेट में सबसे ज़्यादा जो मुंबई है या महाराष्ट्र है उसे कम किया जा सके या वो उसमें कमी आ सके, ये लोगों को उम्मीद है। तो इस लॉकडाउन के बीच जिस तरीके की खबर अभी मिल रही है उससे राहत निश्चित है, लेकिन जैसा अभिषेक बता रहे हैं इसको एक टिकाऊ ट्रेंड बनने देना होगा। अगर ये ट्रेंड टिकता है तभी ये बड़ी राहत की बात होगी। संघर्ष लंबा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक और अभिषेक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने एक और बिग बोल्ड बूस्टर डोज दिया है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 3.75% कर दिया है। इसके साथ ही एनबीएफसीज, एमएफआईज को भी आरबीआई ने राहत दी है। आरबीआई के एक्शन की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है प्रदीप पंड्या। प्रदीप जी, ये बताइए कि आज जो आरबीआई ने कदम उठाया उनमें अहम चीजें, खास चीजें क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई है कि रेट कट हुआ है। मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना कि रेपो रेट में भी आगे कटौती हो तो अच्छा होगा, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऑपरेशनल रेट कौन सा है? रेपो रेट वो रेट है जिसपे बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। आज क्या कोई बैंक आरबीआई से पैसा लेने जा रहा है? नहीं जा रहा। बैंक आरबीआई को पैसे दे रहे हैं क्योंकि उनके पास सरप्लस लिक्विडिटी है, और वो रेट है रिवर्स रेपो रेट, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। तो इफेक्टिवली आज आरबीआई ने मुश्किल से 3 हफ्तों के भीतर दोबारा रेट कट किया है, यह आपको समझना चाहिए। और यह क्यों किया है?
क्योंकि आरबीआई एक तरफ इतनी सारी नकदी सिस्टम में डाल रहा है और बैंक बजाय इसके कि उसको लोन दे, कुछ नहीं तो उसको कम से कम सीपी में कमर्शियल पेपर के तौर पे शॉर्ट टर्म में दें, कॉल मनी मार्केट में दें, उसकी जगह वो ले जाकर आरबीआई को दे देते हैं। तो आरबीआई ने ये संकेत दिया है कि भाई ये कैश जो है ये आपको लोन देना है। ये बहुत अच्छी बात हुई, तो ये बैंकों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ गया। दूसरी बात, बैंक अगर सीधे तौर पे नहीं कर रहे हैं तो अब आरबीआई उनसे गाइडेड तरीके से काम करवा रही है। आरबीआई ने कहा एनबीएफसीज को मदद की जरूरत है, हमने आपको 1 लाख करोड़ टीएलटीआरओ में दिए, आपने उसका बड़ा हिस्सा पीएसयू कंपनियों को दे दिया। ये आरबीआई गवर्नर के शब्द हैं। इसके लिए गवर्नर साहब ने इस बार कहा 50,000 करोड़ और लीजिए, रेपो रेट पे 4.4% पे, लेकिन लेने के 1 महीने के अंदर ये पैसे आप एनबीएफसीज को देंगे, उनके बॉन्ड्स में पैसे लगा करके उनके हाथ में पहुंचाएंगे गाइडेड तरीके से। दूसरा उन्होंने क्या कहा, और 50,000 करोड़ देना है, लेकिन इस बार बैंक को नहीं देंगे क्योंकि बैंक्स उस तरीके से शायद पैसे नहीं पहुंचा सकते ऐसे सेगमेंट पे जिनको जरूरत है। तो वहां कौन पैसे ले जा सकता है, वहां पैसे ले जा सकता है सिडबी, जो कि छोटे कारोबारियों को, छोटी एनबीएफसीज को जो छोटे कारोबारियों की मदद करता है उनकी फंडिंग करेगा। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो छोटे जगहों पे जाके छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, एनबीएफसीज को पैसे दे सकता है, वहां पर पैसे ले जा सकता है। नाबार्ड, जो गांव में रीजनल रूरल बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को पैसे पहुंचाएगा। तो 50,000 करोड़ बैंक को नहीं दिए, उनको दे दिए। तो ये हम कहेंगे कि बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आरबीआई ने काम किया और लगातार नया रास्ता शक्तिकांता दास साहब ढूंढते जा रहे हैं, जिसके चलते आपने ये आज पूरा का पूरा उत्साह देखा है, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जिसको लेकर ये डर था कि डिफॉल्ट होंगे, छोटी एनबीएफसीज के पास पैसे नहीं है, वो शायद इस महीने के आखिर तक डिफॉल्ट करना शुरू कर देंगे। उसको रोकने के लिए ये कदम उठाए गए। और सबसे अच्छी बात जो दास साहब ने कही कि ये अंतिम घोषणा नहीं है, आगे और बहुत कुछ करते रहेंगे। सिर्फ एक बात मैं यहां पर ऐड करूंगा, बैंक्स के लिए शायद खबरें बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि जो पैसे उनको मिले हैं वो उनके हाथ बांध दिए गए हैं कि उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। उनको डिविडेंड देने के लिए मना कर दिया गया है। कोई इंटरिम डिविडेंड अगर घोषित हुआ है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो वो भी अब रुक जाएगा। और सितंबर क्वार्टर के आंकड़े देखने के बाद 6 महीने बाद आरबीआई इसको रिव्यू करेगा। दूसरी बात, एनपीएस पे मॉरेटोरियम है, फ्रीज है, आपको नए एनपीए डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे इस लॉकडाउन के दौरान, यानी 1 मार्च से लेकर के अब तक जो एनपीएस हो रहे होंगे उनको डिक्लेयर नहीं करना है, लेकिन प्रोविजनिंग करनी है 10% की एक्स्ट्रा। तो ये भी बात थोड़ी सी बैंक्स पे प्रेशर डालने वाली है, लेकिन बाजार ने जो बाद में समझा कि ओवरऑल सिस्टम के लिए जो अच्छी खबर है वो इवेंचुअली बैंक्स के लिए भी अच्छी खबर है। ये शॉर्ट टर्म की कॉस्ट शायद इतना मायने नहीं रखती और इसी वजह से आपने रिकवरी देखी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी ये पूरी बात समझाने के लिए। और आरबीआई ने नकदी बढ़ाने के लिए आज बड़ा ऐलान कर दिया, लेकिन अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हुई है। हमें सूत्रों से खबर मिल रही है कि सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती है। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि आर्थिक पैकेज जीडीपी के 5% के बराबर होना चाहिए। डिटेल के लिए बात करते इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, किस तरीके के पैकेज की उम्मीद करें हम? क्या कुछ संभव है, क्या कुछ खास होगा इसमें? नीति आयोग ने क्या सिफारिशें की है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री या फिर उद्योगपति या फिर पूरे अर्थव्यवस्था की तरफ जो निगाहें थी टिकी हुई कि नॉर्थ ब्लॉक की तरफ कि क्या वहां से आएगा, जो डिमांड कर रहे थे उसके काफी हद तक हिस्सा तो रिजर्व बैंक ने पूरा कर दिया, जिसकी पूरी जानकारी हमारे सहयोगी प्रदीप पांड्या ने दी है। अब जो बचा हुआ हिस्सा उसके लिए आपको जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जा चुका है और कल इस मुद्दे पर घंटों प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के, वित्त मंत्री की, और एक एक चीज बारीकी से प्रधानमंत्री ने जाना कि आखिर कौन सा कदम आप लेने जा रहे हैं और उस कदम से क्या फायदा होने वाला है। और फिर समझाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने थोड़े बहुत सुझाव के साथ इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप इसकी घोषणा होता हुआ देख सकते हैं। आज इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है, हो सकता है कि शनिवार को इसकी घोषणा हो, इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर अब सामने आ रही है वो रहते कि सरकार के पहले किस्त में जो राहत पैकेज आएगी उसमें एमएसएमई पर फोकस होगा। यह बात तो है, इसमें एमएसएमई पर काफी ज्यादा फोकस होगा। लेकिन इस बीच नीति आयोग ने काफी बड़ी सिफारिश
सिफारिश की है और नीति आयोग ने कहा है कि आप कुल जो राहत पैकेज दीजिए वो पूरे जीडीपी का 5% होना चाहिए, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इस 5% जीडीपी से के बराबर का जो पैसा है 10 लाख करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा। करीब 1,70,000 करोड़ रुपए सरकार पहले ही दे चुकी है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत। अब बाकी का पैसा अलग अलग किस्तों में सरकार दे सकती है और उसका एक बड़ा आधार जो होगा वो नीति आयोग की सिफारिश होगा। मैं ये नहीं कहता कि नीति आयोग ने जो कहा हूबहू वही सरकार ऐलान कर देगी, लेकिन इस आधार के आसपास सरकार का ऐलान आता हुआ देखेंगे। मिसाल के तौर पर एक महत्वपूर्ण सिफारिश नीति आयोग की यह है कि जो भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं जिनकी नौकरी जाने की स्थिति में आ गई है, उनको आप जो है इनकम सपोर्ट दीजिए। ऐसे 3.1 लाख करोड़ रुपए सपोर्ट के तौर पर नीति आयोग ने देने की सिफारिश की है। कॉर्पोरेट के लिए इक्विटी सपोर्ट की बात की है। साथ ही साथ जो एमएसएमई है उनको एनपीए के मोर्चे पर राहत देने की बात की है। तो काफी हद तक राहत आप रिजर्व बैंक की तरफ से देखें। अब अगली राहत की किस्त आपको बहुत जल्द वित्त मंत्रालय की तरफ से या फिर कहें सरकार की तरफ से आता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और आज बाजार में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। पूरी खबर, बाजार का पूरा हाल आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। आरबीआई के फैसलों से आज बाजार में दमदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 3% की बढ़त लेकर 9,250 के पार टिका है, यानी एक महीने के उच्चतम स्तर पर क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक ने आज की तेजी को लीड किया और यहां 1350 अंकों की मजबूती दिखी। ऑटो, रियल्टी, फाइनेंस, ये बताइए कि आज की तेजी की हाईलाइट्स क्या रही? देखिए, शुरुआती दौर से आज भारतीय बाजारों में तेजी तो जारी थी, लेकिन वो तेजी और बढ़ी जैसे ही आरबीआई की तरफ से कुछ कदम आते हुए दिखाई पड़े। पूरी तरह से आज की तेजी को आप मान के चल सकते हैं कि बैंकिंग और एनबीएफसी के नाम ही रही। आप इंडेक्स के गेनर्स देख लीजिए, एफ&ओ के गेनर्स देख लीजिए, मिड कैप के गेनर्स देख लीजिए, तो आपको बैंक्स और एनबीएफसी के ही शेयर दिखाई पड़ेंगे। तो एक अच्छी तेजी बैंकिंग स्पेस में, एनबीएफसी स्पेस में आज देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप लगातार तेजी का रुख यहाँ पर बना हुआ है और आज भी 2% से ज़्यादा का मूव वहाँ आता हुआ परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि आईटी, जैसे कि फार्मा, जो कि अब तक तेजी में थे। थोड़ी सी आज प्रॉफिट टेकिंग यहां पर जरूर आते हुए खासी तेजी थी। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में आज एफएमसीजी रहे और फार्मा स्पेस से तो पहले नेस्ले, एचयूएल, दो एफसी स्पेस से, सीईएससी पावर स्पेस से और फेडरल बैंक बैंकिंग स्पेस से जहां पर खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप लूजर में अपोलो हॉस्पिटल, टोरेंट फार्मा, माइंड